गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कहाँ पे, एक्सिस पे। उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे बनाता है 1/4πε0 2p/r³, जहाँ पे p मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल मोमेंट है। एक्चुअली मेरे मुंह से बार बार मैग्नेटिक इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। और उसमें सेम यही का यही होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो यदि तुमने ये वाला ढंग से पढ़ लिया है तो मैग्नेटिज्म में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमने क्या बोला कि डायपोल जो एक छोटा सा रहता है उसके इस साइड और उस साइड दोनों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, जिसका रेशो 2:1 होता है। और फिर हमने एनी पॉइंट पर भी उसको निकाल लिया था कि एनी पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद हमको ये पता करना है कि अगर अपन ने इसको रोटेट करने की कोशिश करी तो ये क्या करेगा, तो वापस आ जाता अपनी पोजीशन पर। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती रोटेट किया तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा भाई। कोई सी चीज़ वापस यूं आनी चाहती हो, तुम उसको ज़बरदस्ती इधर घुमा रहे हो तो तुमको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो W = P cos θ1 - cos θ2, यानी कि θ1 एंगल से θ2 एंगल तक ले जाने में उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, W = PE cos θ1 - cos θ2। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब जो वर्क अपन करेंगे उसका होगा क्या, जो भी अपन कार्य करते हैं ना कहीं स्टोर हो जाता है, बाद में काम आता है। ये प्रकृति का भी नियम है, जीवन का भी नियम है। जैसे मान लो कि तुमने पानी की टंकी बनवाई घर में बिल्कुल नीचे, उसमें पानी है लेकिन ऊपर नहीं है। तो नीचे से ऊपर तुमने क्या किया, पंप लगाया, टुल्लू पंप, और टुल्लू पंप से ऊपर चढ़ा दिया पानी। ऊपर पानी चढ़ा दिया तो तुमने पंप के द्वारा वर्क करवाया, इसका मतलब वर्क इज डन। जो वर्क हो गया वो स्टोर हो गया। स्टोर हो गया और जब इच्छा होगी हम उसको ले लेंगे। तो जब हमको वॉश बेसिन में हाथ धोना होगा उसको खोल लेंगे, वो वर्क हमें वापस एनर्जी के रूप में मिल जाएगा। इसका मतलब आज किया हुआ काम कल हमारे काम आने वाला है। आई बात समझ में। इसलिए आज की भी पढ़ाई कल हमारे काम आने वाली है। ये जो वर्क है जो आज हम कर रहे हैं ये हम स्टोर कर रहे हैं, और उस समय काम आएगा जब हमको इसकी ज़रूरत होगी। नहीं तो क्या होगा कि हर बार एक मग लेके पानी लेके उसी वक्त हाथ धोना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, एक ही बार में चढ़ा दो ऊपर, सारी मेहनत कर लो और धीरे धीरे उसमें से लेते रहो। तो हमने क्या बोला कि जब डायपोल यूं पड़ा रहेगा तो हम उसको जब इधर साइड घुमाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर वर्क स्टोर हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। स्प्रिंग को यूं यूं करते आओ, बच्चों की कार देखी होगी, उसमें कार में जो है चाबी भर देते हैं, तो यू आर डूइंग वर्क। वर्क उसके अंदर स्टोर हो गया। जैसे ही छोड़ोगे वो एनर्जी के रूप में निकल जाएगा, जब चाहिए होगी तब ले लेंगे। आज स्टोर कर लो, बाद में ले लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल में भी यदि मान लो कि डायपोल ऐसा है, ठीक है, और तुमने उसको यूं घुमा दिया तो उस वाले केस में क्या हुआ, यू हैव टू डू वर्क। और वर्क किया तो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और वो एनर्जी कौन सी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक तो हो नहीं सकती, काइनेटिक में तो भागने लगेगा। हाँ, वो बात अलग है कि उसको जब खोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रिलीज कर सकता है। ठीक है ना। तो हमको अब क्या निकालना है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए डायपोल इफ इट इज रोटेटेड। अब क्या होता है कि एनर्जी के साथ एक समस्या है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक समस्या है कि पोटेंशियल एनर्जी को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है कि इस जगह को हमने ये मान लिया तो इसके मुकाबले दूसरी चीज ये हो गई। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए रहता, वो एब्सोल्यूट है। हाफ mv² जो स्पीड है वो स्पीड डालो, सीधे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहता है। तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहता है, तो इन लोगों ने क्या किया है कि फिजिक्स में कई जगह पे, जैसे ग्रेविटेशन में ऐसा मान लिया कि इन्फिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली। अगर वहाँ जीरो मान ली तो उसके मुकाबले यहाँ 10 है या 25 है या -20 है, इस तरीके से उसके मुकाबले कर लिया। ठीक है। तो बेसिकली कोई रेफरेंस मान के उसके मुकाबले ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे ही लेना पड़ता है। जैसे अर्थ को रेफरेंस मान लिया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उसके ऊपर mgh है। बेसिकली वो mgh मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट एंड द अर्थ सरफेस। तो उस पॉइंट और अर्थ सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का अंतर है उसको अपन बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा या तो डिफरेंस के रूप में निकलती है या किसी एक जगह को अपन रेफरेंस पॉइंट मान लें और उसके मुकाबले जो है वो कैलकुलेट कर ले। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है, तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसा लगा है पैरेलल और डायपोल यूं रखा हुआ है, तो ये डायपोल भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों इधर ही है। लेकिन ऐसे में नहीं लेना, इसको यूं घुमा लो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल होना चाहिए परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाना चाहिए इधर साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक डायपोल इधर, इट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट फॉर द डायपोल टू कैलकुलेट द एनर्जी।
कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन को रेफरेंस नहीं लेना, उससे 90 डिग्री पर डायपोल रखा हुआ है, 90 डिग्री को रेफरेंस लेना है। उसके बाद कुछ बात करी जाएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल होगी, इट विद रेफरेंस टू इट। ठीक, तो उसके अंदर वो मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई कि अनस्टेबल में आ गई, तो ये सब अपन अब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन अपने कैनवास की तरफ, जहाँ पे अपन ये देखेंगे कि एनर्जी कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं जो कल अपन ने पढ़ा था। तो ये वाला जो हिस्सा है जो कल हम पढ़ रहे थे वो ये था कि एक डायपोल रखा हुआ, उसका एनी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये दूसरा आया, इसको अपन ने फॉर्मूले में डाल के कंबाइन कर लिया, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। ठीक है, उसके बाद हमने जनरल पॉइंट को फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके टेन अल्फा की वैल्यू निकाल ली कि इतने एंगल पर लगेगा। उसके बाद हमने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई एंगल बनाते हुए रखा हुआ है और टॉर्क उसके ऊपर लग रहा है, तो कितना टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लगेगा पी साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने ये बोला कि अगर हम इसको घुमा देंगे तो घुमाने में वर्क डन होगा डब्ल्यू इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक, यहाँ तक हो गया। वर्क किया तो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो अगली हेडिंग आएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिए पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन समझो पहले तो। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ये है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन, इट इज द मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम, क्या बोलेंगे अपन उसको, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पोजीशन बाय एन एंगल थीटा। अब ये रेफरेंस पोजीशन अभी मैंने समझाई ना तुमको, व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपन रेफरेंस पोजीशन बोलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन बाय एन एंगल थीटा, ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इट इज द बोला मतलब पोटेंशियल एनर्जी, लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज द, ये क्या है इसकी, ये डेफिनेशन है। ठीक, फिर से समझें, पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन बाय एन एंगल थीटा। रेफरेंस पोजीशन से थीटा एंगल तक रोटेट करने में जितना वर्क होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसको अपन बोल देंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे एक बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। तो ये तीन चार लाइनें खींच देते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे डायपोल ने एंगल बनाया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इस तरीके से हैं। इसका मतलब इधर साइड पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर निगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है। तुम्हारा प्लस क्यों यहाँ रखा हुआ है, माइनस क्यों यहाँ रखा हुआ है। ठीक, ये तुम्हारा डायपोल है। अब डायपोल की जो पोजीशन है जब वो 90 डिग्री का एंगल बना के बैठा, तो दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस पोजीशन, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। यहां से बात कर रहा हूं,
इस पोजीशन से उसे यदि थीटा डिग्री घुमाया जाए, अब थीटा डिग्री घुमाया जाए तो उसमें दो ऑप्शन है। थीटा डिग्री घुमाया जाए मतलब यहां से थीटा नहीं, वो थीटा जो है इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब नई पोजीशन उसकी ये है। तो दिस इज द रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद थीटा घुमा दिया, तो इसको मैं एक काम करता हूँ नए डायग्राम में ही ले लेता हूँ। तो ये तो रेफरेंस है, तो सबको समझ में आ गया कि ये वाली लाइन रेफरेंस है जो बनाई गई है। अब हम रोटेट कर रहे हैं, अब हम रोटेट कर रहे हैं तो बेसिकली इसी को रोटेट कराना है। तो इसी को मैंने क्या किया, कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी इससे होती है क्या, अरे इसको यदि मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक लिया और इसको मैंने किया कॉपी और नीचे लेके कर दिया मैंने पेस्ट। आई बात समझ में? इसका मतलब ये वाली पोजीशन पे था, अब मैंने इसको घुमा दिया इस साइड, ये ऐसा हो गया। तो प्लस क्यू यहाँ आ गया, ये घूम गया इधर, ठीक है। और माइनस क्यू यहाँ पहुंच गया, ये घूम गया। और ये जो पोजीशन बनी है कौन सी वाली, ये वाली, दिस इज द न्यू पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, न्यू पोजीशन। अब ये घूमा है, घूमा है तो इसने जो एंगल बनाया, अब जो एंगल बनाया वो बनाया थीटा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये बताएं कि व्हाट इज द वर्क डन। तो तुमको पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब थीटा 1 यानी कि उसकी इनिशियल रेफरेंस पोजीशन, इनिशियल रेफरेंस पोजीशन, और इनिशियल रेफरेंस पोजीशन तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखो कितना एंगल बना रही है, तो वो बना रही है 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा 1 है 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना है, तो थीटा 2 तो खुद ही थीटा है, क्योंकि वहीं तक तो घुमाया अपन ने, यहाँ तक यूं घुमाया है, यहीं तक घुमाया। तो इस केस में अगर ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो W इज इक्वल टू होता है P कॉस थीटा 1, थीटा 1 इज 90 माइनस कॉस ऑफ 0, तो W इज इक्वल टू P कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये इसकी एनर्जी आई, समझ में आई बात, ये इसकी एनर्जी आई। अब ये जो एनर्जी आ रही है इसकी, ये एनर्जी निगेटिव में आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द निगेटिव एनर्जी, तो इसी को अपन ने पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। यही पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। डेफिनेशन ने क्या बोला कि पहले 90 पे पटक लो, फिर जहाँ इच्छा हुआ घुमा दो, जितना वर्क करना पड़ा उतना तुमको खिलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल आया ना, जो वर्क डन का फॉर्मूला आया वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पर शर्त यह है कि डायपोल शुरुआत में 90 डिग्री पर होना चाहिए था, बाकी तुम कहीं भी घुमा लो। अब किसी ने बोला कि 90 डिग्री पर होना चाहिए था, हमने घुमा लिया, ठीक है, हमने इधर ही क्यों घुमाया, हम यहाँ से यूं घुमा देते, इसको इधर साइड ले लेते, तो ले लेते, तुम जिधर लेना उधर साइड घुमाओ। पहले समझो उस चीज़ को कि हुआ क्या। इधर साइड कौन बैठा था, माइनस, इधर साइड कौन बैठा था, प्लस। अब तुमने जब इसको हल्का सा यहाँ पे धक्का दिया, ज़्यादा नहीं दिया, तो ये अपने आप ही प्लस इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होके चला गया। तो यहाँ से जब ये रखा हुआ था, इस जगह पे रखा था, इस जगह पे था ना ये इनिशियल, तो इस जगह से ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। और इसने अब थीटा एंगल बना लिया, पहले इसने 90 डिग्री एंगल बनाया था, अब इसने थीटा एंगल बना लिया। तो एक बात बताओ कि क्या ये अपन ने किया कि ये अपने आप हो गया, क्योंकि प्लस से माइनस को अट्रैक्ट कर लिया। तो उसका आंसर है अपने आप हो गया। क्यों अपने आप हो गया, क्योंकि प्लस माइनस को नेचुरली अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये जो वर्क किया गया ये हमारे द्वारा किया गया कि सिस्टम के द्वारा किया गया, तो उसका आंसर है सिस्टम ने किया, हमने कुछ नहीं करा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेट रखी हुई है नॉर्थ पोल, ठीक, और इधर साइड साउथ पोल, और यहाँ पे तुमने एक लोहे की कोई चीज़ रख दी और इसको छोड़ दिया, तो ये अपने आप इधर चला गया। तो वर्क डन तुमने किया कि सिस्टम ने किया, तो उसका आंसर है सिस्टम ने किया, क्योंकि मैग्नेट ने अपने आप ही खींच लिया। जब सिस्टम वर्क डन करता है तो अपन नहीं करते, तो वो वर्क डन निगेटिव होता है, जब हम करते हैं तो वो वर्क डन पॉजिटिव होता है।
आ रही बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना। फिजिक्स की बात बता रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री की नहीं बता रहा हूँ। वर्क डन बाय अस इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, इज निगेटिव। बिल्कुल कंफ्यूजन थोड़ा, केमिस्ट्री नहीं है ये, केमिस्ट्री में उल्टा भी होता है या शायद उल्टा ही होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय अस इज पॉजिटिव, यदि हम काम करेंगे तो प्लस, और दूसरा कोई काम करेगा तो निगेटिव, सिस्टम काम करेगा। या फिर सिंपल सी भाषा में बोले ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा तो उसको हम निगेटिव बोलेंगे। जब हम काम करेंगे तभी हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे। जैसे मान लो कि हमने काम किया, ठीक है, और हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा मान लो आईआईटी में मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो हमने क्या बोला कि हमने काम किया, बहुत बड़ी बात कर दी, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव। और अगर नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि दूसरे ने, सिस्टम ने ख़राब कर दिया, यानी कोचिंग वालों ने बिगाड़ दिया, तो कोचिंग वालों ने बिगाड़ दिया तो उसका वर्क डन निगेटिव। हमेशा अपनी तारीफ करनी है, अपनी तारीफ करनी है तो अपना वर्क डन पॉजिटिव लेना, दूसरे का निगेटिव बताना। और कभी अपने आप भी हो जाए तो भी उसको निगेटिव बताना। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप हो गया, उसमें हमारा क्या पुरुषार्थ, हमारा क्या काम, हमने अगर काम किया है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये फिजिक्स की लैंग्वेज का है, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जब भी अपने आप वर्क डन हो जाए तो बोलना ऑटोमेटिक हुआ है वो, तो उसमें मेरा कोई काम नहीं, मेरा जब काम होगा तभी मैं उसका श्रेय लूँगा, तभी मैं उसको पॉजिटिव बताऊँगा। तो सिस्टम काम करेगा तो निगेटिव मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये वाले वाले केस में क्या हुआ, ये अपने आप इधर चली गई, अपने आप इधर चली गई, तो वर्क डन निगेटिव आएगा, तो वर्क डन निगेटिव ही तो आया। और वर्क डन निगेटिव आया इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, ठीक है। सिस्टम जब काम करता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिस्टम जब काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, इसी को कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम ब्रैकेट में या ऑटोमेटिक, जब वर्क होता है तो वह निगेटिव होता है, ठीक है। सिस्टम या ऑटोमेटिक जब वर्क डन होता है तो वो निगेटिव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने ये, ठीक है। अब इसको सुने कैसे, पहले समझ लें, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ। एक आदमी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है। अब कुछ नहीं करेगा ना तो टपक जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये अपने आप ही जो टपका, ये किसने किया? ये खुद टपका कि ज़मीन ने इसको खींच लिया, ऑटोमेटिक हो गया, तो उसका काम ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक हो गया तो वर्क डन अच्छा हुआ क्या? तो बोले नहीं, अच्छा नहीं हुआ, ये निगेटिव हुआ। इंसान वो है जो उठे और पुरुषार्थ करे और ये जाए और कुछ करे, तो इसका मतलब अगर वर्क इंसान ने किया है तो पॉजिटिव। प्रकृति तो गिराना ही चाहती है, नेचर फिजिक्स तो गिराना ही चाहता है, ठीक है। वो वर्क डन क्या करता है, निगेटिव करता है और तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म कर देता है। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो खत्म कर देगा। तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी को अगर बढ़ाना चाहते हो तो उठो और कार्य करो, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है, सिस्टम जब वर्क करेगा तो निगेटिव होगा। मान लो कि ये नदी है, इधर बह रही है, इस नदी में इधर बहने के लिए तुम्हें कोई एफर्ट नहीं करना है, तुम यहाँ पे बस आ जाओ, ये अपने आप ही तुम्हें समुद्र में मिला देगी। तो ये वर्क तुमने किया कि सिस्टम ने किया? तो उसका आंसर है सिस्टम ने किया। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक हुआ, ऑटोमेटिक हुआ तो वर्क डन निगेटिव है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। इंसान वो है जो कि इस नदी के विपरीत चले, और नदी के विपरीत चलेगा तो इसे बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तो ही इसका वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो नियम समझ में आया? वर्क डन क्या है, पॉजिटिव तब है जब वो हो हमारे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अच्छे से दिमाग में डाल लो, तुम खुद कर रहे हो तो है, अपने आप हो गया तो कुछ भी नहीं हो, निगेटिव है। जैसे मान लो तुमने 100 करोड़ रुपए कमाए जीवन में, ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए तुमने तुमने कमाए, तो ये वाले केस में तुम्हारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन यही तुम्हें ऑटोमेटिक मिल गए जायदाद में या दादाजी की प्रॉपर्टी बेच के, तो ये वर्क डन तुम्हारा नहीं है, इट इज़ निगेटिव, ठीक है। एक चीज़ बताओ, एक आदमी के पास, एक आदमी को प्रॉपर्टी में से 1 करोड़ रुपया मिला, ठीक है, उसने करा कुछ नहीं जीवन में, करोड़पति हो गया। दूसरे आदमी ने मेहनत करी और उसने जीवन भर कमा के सिर्फ 5 लाख रुपए जोड़ पाया, दूसरा आदमी,
ये है, ये भी है, इसको प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिला, इसने अपनी मेहनत से 5 लाख रुपए जोड़े, ऊपर वाले ने मेहनत करी ही नहीं, उसको सीधे 1 करोड़ रुपए मिल गया। अब कहने को तो ये इससे गरीब है, ये करोड़पति है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में नहीं, भगवान की भाषा में नहीं, भगवान की भाषा, फिजिक्स की भाषा, नेचर की भाषा, प्रकृति ये बोलती है इसने मेहनत करी, इसका वर्क डन पॉजिटिव है, और इसका अपने आप ही सब कुछ हो गया, इसका वर्क डन निगेटिव, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, तो ये खुद करेगा तो ही पॉजिटिव होएगा, और अगर कोई और करेगा, ठीक है, ये खुद करेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर कोई और करके दे देगा तो वो निगेटिव होगा। तुम्हें प्रॉपर्टी में क्या मिला या पापा ने क्या दे दिया वो सब निगेटिव है। तुम्हारी मेहनत से तुमने जो कमाया, पुरुषार्थ से कमाया, पॉजिटिव, ये मैं नहीं बोल रहा है, फिजिक्स का साइन कन्वेंशन बोल रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अब बात तुमको समझ में आ गई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो वर्क डन बाय अस कैसा होगा भाई, वर्क डन बाय अस हम करेंगे तो पॉजिटिव, और सिस्टम ने कर दिया ऑटोमेटिक हो गया, तो उस वाले केस में वो निगेटिव है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो यही का यही यहाँ पे लगा देना। अब ये सब मिटा देता हूँ, किसी काम का नहीं। ठीक है, तो अब क्या बताया मैंने तुमको, वर्क डन बायस हम करेंगे तो पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो था ये अपने आप इधर चला गया, अपने आप इधर चला गया, तो वर्क डन निगेटिव आ गया, वर्क डन निगेटिव आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। ठीक है, उसमें कुछ एनर्जी नहीं रह गई, एनर्जी नहीं रह गई तो ये यूँ आके पड़ गया जाके। जब यूँ आके पड़ जाता है ना तो इसको बड़ा चैन मिलता, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं होती, पर उसको चैन मिलता है। ये कौन, पोटेंशियल एनर्जी लूज करके बैठा हुआ है अपनी। जैसे तुम यूं करके यूं स्टैंडिंग पोजीशन में हो और फिर जाके सो गए तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर ली ना तुमने, तो उस वाले केस में लूज किसने कराई, सिस्टम ने कराई, तुमको पटक दिया इस ग्रेविटी ने, ग्रेविटी ने नीचे पटक दिया तो तुम क्या हुआ, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आई। लेकिन यहाँ देखो कि अगर मान लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल रोटेट हो जाता, यानी ये इधर साइड आ जाता, तो क्या ये इधर आना चाहता है, ये प्लस है प्लस है, क्या ये इधर आना चाहता है, तो उसका आंसर नहीं आना चाहता। तुम्हें जबरदस्ती इधर प्लस वाले खाने में लेके आओगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, और अब की बार तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो इसलिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जब हमारा थीटा 90 डिग्री के भी आगे निकल जाए, यहाँ से नहीं यहाँ से भी आगे निकल जाए, तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उस केस में, नहीं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे इससे। ठीक है, तो अब ये वाला तो तुमको पता पड़ गया, पोटेंशियल एनर्जी इससे निकलती है, तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का सेंस समझ में आया क्यों लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें कि इस निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के कारण इक्विलिब्रियम आता, इक्विलिब्रियम आता। अब ये इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं लोग, तो ऐसी जगह जहां पर नेट फोर्स जीरो हो, जहां पे क्या हो, नेट फोर्स जीरो, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब अपन यहाँ पे एक वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूँ। अरे ये क्या बन गया, ये नहीं, हाँ, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन की बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इसकी 3-4 कॉपी कर ली। कारण क्या है कि मेरे को कई सारी बात कॉपी बतानी पड़ेगी, तो एक इधर कर लिया कॉपी, इधर हो गया पेस्ट, फिर एक इधर भी कर देते हैं पेस्ट, इधर भी कर देते हैं एक पेस्ट। आई बात समझ में, कॉपी पेस्ट हो गया है। अब वो पता नहीं कहाँ हो गया, थोड़ा इधर आ जाओ भाई, पास में आ जाओ, उधर मेरे मुंह में कहाँ घुसे जा रहा हूँ। हाँ, तुम भी इधर खिसक जाओ, अरे उधर के 2 डंडी तुम वहीं रहो, पूरा मत सिलेक्ट हो, इतना इतना ही सिलेक्शन चाहिए। ओके, ये हो गया भाई, इसको अभी खिसका लें, अच्छा लगेगा, सिमेट्रिकल लगेगा फिगर। अब देखो ये 4 अलग अलग केसेस हैं, इनको वो मत मानना, 4 केसेस, 1 2 3 4, 4 केसेस। सबसे पहले मैंने डायपोल रखा बिल्कुल सीधा, ये डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू। फिर मैंने डायपोल रखा ऐसा, अरे कहाँ मिट गया भाई,
फिर मैंने डायपोल रखा न्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। फिर मैंने डायपोल रखा इसका उल्टा, माइनस क्यू प्लस क्यू। फिर मैंने यहाँ पे डायपोल रखा इसका उल्टा, प्लस क्यू माइनस क्यू। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सब दूर एक जैसा है। ये बताओ कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, वो पहले ले लो। तो डायपोल मोमेंट तुमको याद हो तो हमेशा माइनस से प्लस होता, तो इसका डायपोल मोमेंट p इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट p इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है ना, तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज डायपोल मोमेंट। इसका डायपोल मोमेंट किधर है भाई? इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस यानी इस डायरेक्शन में। अब ये देखें कि व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, तो थीटा बोलते हैं उसको। ठीक है, थीटा बोलते हैं। तो केस 1 में थीटा कितना है? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल, डायपोल बोले तो डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्योंकि डायपोल कुछ अपने आप में शब्द नहीं है, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ केस में बताओ कितना भी है? तो इस वाले के केस में तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिग्री। ठीक। केस 2 बोले, केस 2, केस 2, केस 2 में थीटा कितना? केस 3 में थीटा कितना? और केस 4 में थीटा कितना? यहाँ लिख देता हूँ, केस 4 में थीटा कितना। ये 4 बताना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जिधर ये है उधर ही है, तो 0 डिग्री हुआ ना, तो ये वाला कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। अच्छा, जिधर ये है उसके उल्टे इधर ही है, तो ये तो 180 डिग्री हो गया ना। आई बात समझ में? ये इधर है और ये वाला इधर है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ ना, दोनों के एरो उल्टे उल्टे हैं, तो 180 डिग्री हो गया इस केस में। तो लिख दो भैया 180 डिग्री हो गया। अब ये वाले केस में बचा, ये वाले केस में बचा, तो यहाँ से यदि तुम लेना चालू करोगे यूं करके, यूं एंगल लोगे ना यहाँ तक, तो ये 270 डिग्री आता। अरे यहाँ से लिया है ना अपन ने एंगल यूं घुमा के, और इसका तो एरो इधर है। अब यहाँ से जब लिया था तो 90 तो यहीं हो गया था, यहाँ 180 हुआ, तो जब इसका मुंह इधर हो गया तो 270 हो गया, इधर हो गया 360 हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ? 270 डिग्री हुआ। ठीक है, अब मैं पाई में बोलूँ तो ये हो गया पाई बाई 2, ये तो 0 ही रहेगा पाई में भी, 0 रेडियंस, और ये वाला पाई रेडियंस होगा, और ये वाला 270 डिग्री कितना होता है? 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगर पाई में बोलेगा, रेडियंस में बोलेगा तो रेडियंस में लिख लेंगे। रेडियंस में ऊपर सी लगता है, डिग्री में डॉट लगता है, तो ये यहाँ पे सी लगा दो, ये रेडियंस हो गया। ये 4 जो पोजीशन आई हैं, कौन कौन सी? केस 1, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। ये जो 4 पोजीशन आई हैं, इसके अंदर ये बताएं कि कौन से केस में सबसे ज़्यादा चैन से, सुकून से डायपोल बैठा। क्या बोला मैंने शब्द? चैन, सुकून। ये शब्द समझ में आता है ना? शांति। सबसे ज़्यादा चैन, सुकून, शांति से कहाँ बैठा? तो मैं अगर तुमसे बोलो कि तुम सबसे ज़्यादा चैन, सुकून और शांति से कब बैठते हो, तो तुम बोलोगे क्या स्टैंडिंग पोजीशन में तुम चैन से रहते हो कि लेटिंग पोजीशन में चैन से रहते हो? तो बोले हाँ, लेटिंग पोजीशन में रहते हैं चैन से। चैन, सुकून, शांति तो सब इसी में है, रात में सोते समय। ये तो दिन भर की भागा दौड़ी में कहाँ है? तो जहाँ चैन, सुकून और शांति होती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं होती। ठीक है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी वहाँ चैन, सुकून, शांति खत्म हो जाए। तो उस केस में सबसे ज़्यादा चैन, सुकून, शांति किस केस में है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर है। ठीक है, तुम तो ऐसे बिना फॉर्मूले के लॉजिकली सोचो, ये वाला पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इस केस में क्या प्लस को
क्या प्लस को जिससे मिलना था उससे मिल गया क्या? तो बोले हाँ मिल गया ना, माइनस की तरफ ही तो मुंह है इसका। अरे प्लस किससे मिलना चाहता? माइनस। माइनस किससे मिलना चाहता? प्लस से। इसका मतलब इससे ज़्यादा चेन की स्थिति क्या हो सकती है? तो सबसे ज़्यादा बेस्ट चेन की स्थिति यही है। यहाँ पे क्या हुआ है? तो बेचैनी है, प्लस प्लस से मिल गया और माइनस माइनस से मिल गया, तो ये दोनों तो दुश्मन है, लेकिन पता नहीं क्यों टिके हुए हैं फिलहाल, क्योंकि नेट 4-0 है इसलिए टिके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये बीच बीच में बैठ गए, तो इनको ना लेना देना। प्लस इधर बैठा हुआ है, ये इसके पास जाना चाहता है, सॉरी ये वाला इसके पास जाना चाहता है, और ये प्लस इधर बैठा है और माइनस इधर बैठा। तो प्लस से माइनस की ओर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस बनाऊंगा मैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एरो उड़ गया अपने आप ही, वो इधर है। ठीक, तो ये जाना किधर चाहता है? ये वाला जाना चाहता है इस साइड। ये प्लस का है ना, माइनस से मिलना चाहता। ये प्लस का है तो माइनस से मिलना चाहेगा, माइनस का है तो प्लस से मिलना चाहेगा, मतलब ये यूं रोटेट होना चाहता है। इसकी चाहत है कि मैं रोटेट हो जाऊं, इसकी चाहत पूरी हो गई, ये रोटेट हो गया। और ये तो उल्टा ही रोटेट हो गया, जो चाह रहा था जीवन में हो ही नहीं पा रहा, सब उल्टा उल्टा हो गया इसका। ठीक है, और ये वाला भी उल्टा उल्टा ही है देखा जाए तो, मतलब ये भी एक तरीके से न्यूट्रल टाइप ही बोल दो इसको, क्योंकि ये इधर प्लस है, इधर साइड माइनस है। तो इस केस में क्या हुआ? प्लस माइनस के पास पहुंच नहीं पाया। तो ये दोनों तो केसेस जो है, ये दोनों इसमें कुछ पूरा नहीं हो पाया। ये दोनों केसेस में क्या हुआ? ये फ्लैट हो गए, यानी पूरे तो हो गए। तो इनके ऊपर अपन ये बोलेंगे कि ये दोनों केसेस इक्विलिब्रियम के हैं। अब कैसे इक्विलिब्रियम के हैं? तो देखो, फोर्स जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब ये चैन सुकून शांति याद रखना, थोड़ी देर बाद फिर आएगा ये। इधर साइड मैंने क्या बोला कि प्लस जब भी कोई भी होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इधर साइड, और इसके ऊपर इधर साइड लगेगा, माइनस वाला इधर खींचेगा तो इस पर भी इधर साइड लगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। जब दो फोर्सेस लगेंगे तो उस केस में ये घूमने की कोशिश करेगा ना, ये रोटेशन मार जाएगा। तो ये अभी चेन में नहीं है। इधर साइड की बात करें तो इधर साइड ये प्लस है, ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और इसके ऊपर इधर साइड फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। फिर ये टॉर्क क्रिएट कर देंगे, और टॉर्क क्रिएट कर देंगे, रोटेट होने की कोशिश करेंगे। ये नहीं, ये भी बेचैन है, अभी परेशान है। इसमें देखो, इसमें F इज इक्वल टू क्यू इधर लगेगा, और इस वाले में F इज इक्वल टू क्यू इधर लगेगा। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे फोर्सेस? तो बोले हाँ, एक इधर एक इधर, इसका मतलब कैंसिल। कैंसिल यानी नो फोर्स, नो फोर्स यानी कि इक्विलिब्रियम। तो इस वाले केस में F नेट बराबर 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। यहाँ पे नेट फोर्स 0 है क्या? तो उसका आंसर है हाँ, नेट फोर्स 0 है। लेकिन नेट फोर्स 0 है तो फिर ये इक्विलिब्रियम, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि टॉर्क 0 नहीं है। तो एफ नेट 0 कौन सा होता है? एफ नेट 0 ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन जब अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं तो हम दोनों इक्विलिब्रियम चाहते हैं। तो एफ नेट 0 कौन सा इक्विलिब्रियम है भाई? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का मतलब सीधे चलने वाला, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा इक्विलिब्रियम है उसके लिए टॉर्क नेट 0 होना चाहिए, तब वो रोटेशन नहीं मारेगा, नहीं तो वो रोटेशन मार देगा। तो ये कौन सा होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर ये कंडीशन चालू होगी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो, यहाँ नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन एफ सॉरी टॉर्क नेट 0 नहीं है, और टॉर्क नेट 0 नहीं है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर हुई बात? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल में नहीं है। जब एक में पास है और दूसरे में फेल है तो ये ओवरऑल फेल ही कहलाता है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब उसने शब्द ही नहीं बोला कौन से इक्विलिब्रियम में, तो दोनों टेस्ट ले रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि फिजिक्स में पास है कि नहीं, फिजिक्स में पास है, केमिस्ट्री में फेल है, अल्टीमेटली वो फेल है। आई बात समझ में? दोनों में पास होगा तो इक्विलिब्रियम सेट होगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यानी इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी
इक्विलिब्रियम है। वो तो यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है क्योंकि टॉर्क नेट जीरो है। टॉर्क नेट क्यों जीरो है? क्योंकि टॉर्क को क्या चाहिए रहता है? घुमाने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए रहता है। जैसे ये एक फोर्स बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ही तो घुमा पाएगा ना ऐसे। ये तो यूं खींचातानी में घुमा थोड़ी पाएगा। इसको ऐसा भी फोर्स लगा लो, कोई एक इधर से खींचे और दूसरा वाला इधर से खींचे, घूम सकता है क्या किसी भी तरीके से? नहीं ना, क्योंकि आर नहीं है इनके पास। आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंस अवेलेबल है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी फोर्स होने चाहिए दो, ठीक है, और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, आर परपेंडिकुलर है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, दो फोर्स हैं लेकिन उनके बीच में पैरेलल डिस्टेंस है, सीधा सीधा डिस्टेंस है। जबकि डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ना इससे, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स नीचे, और ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स इधर, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है, इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक, तो ये वाले केस में टॉर्क नेट ज़ीरो है और फोर्स भी ज़ीरो है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो गया। रोटेशनल में भी है यानी दोनों में पास है, और अगर ये दोनों में पास है तो इस केस में बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्या है? आ गई बात समझ में? तो केस 2 इक्विलिब्रियम में है। अब अपन केस 3 पे आ जाए। केस 3 में क्या नेट फोर्स जीरो है? तो बोला हाँ, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये इससे कोई मतलब ही नहीं रहता। फोर्स को हम खिसका के ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जब नीचे वाला फोर्स खिसका के ऊपर लाएंगे तो इधर आ जाएगा। इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये एफ नेट जीरो है इसका। तो इस वाले केस में क्या हुआ? एफ नेट जीरो है। इसका मतलब ये कौन सी इक्विलिब्रियम में? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये भी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में? तो बोले नहीं है, क्योंकि इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है और ये रोटेट करा देगा इसको। ठीक है, करा देगा, तो ये टॉर्क नेट इसके ऊपर क्या हुआ? टॉर्क नेट इज नॉट ज़ीरो, और टॉर्क नेट इज नॉट ज़ीरो, यहाँ पे भी नॉट ज़ीरो लिखना, टॉर्क नेट इज नॉट ज़ीरो, सो इट इज इन नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? इसके अंदर नहीं है। यहाँ तक समझ में आई बात? अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम भी नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं है, फाइनल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसमें है। अब ये वाला लास्ट वाला इधर देखो, इस पे फोर्स किधर लगेगा? तो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस को धक्का देगा, प्लस इस प्लस को धक्का देगा, किधर देगा? इस साइड देगा, तो इसके ऊपर एफ इज इधर लगेगा, क्यू ई, और ये वाला जो है ये माइनस है, और ये ऑलरेडी माइनस है इस साइड। ठीक है, माइनस माइनस को धक्का देगा, किस साइड देगा? तो वो इस साइड देगा, इस साइड देगा। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू क्यू, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, दोनों के इक्वल और अपोजिट है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो एफ नेट इज जीरो। इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, परंतु ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। टॉर्क नेट भी तो जीरो है क्योंकि इनके बीच में तो परपेंडिकुलर, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये भी पूरा पास है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें चार में से दो इक्विलिब्रियम में, दो नहीं है। ठीक है, अब मैंने इतनी कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि वो पूछते हैं कि इन चारों में से कौन कौन से ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, तो उसका आंसर है सब। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो क्या कोई ऐसा केस होता है जिसमें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं होता? तो उसका आंसर है कि हर केस में नेट फोर्स जीरो होता है यदि फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन यदि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई मतलब क्या हो गई? एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, फिर एक इधर, यानी कहीं से पतली कहीं से मोटी हो गई। उस केस में टॉर्क नेट भी ज़ीरो नहीं होगा और इस केस में एफ नेट भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर इसके अंदर तुमने कुछ रख दिया है तो उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगा। अब बोले क्यों करेगा नेट फोर्स एक्ट? क्योंकि इसके ऊपर एफ इज इक्वल टू क्यू इधर लगा, लेकिन अब की बार जो इसके ऊपर लगा हुआ एफ इज इक्वल टू क्यू ई नहीं है, वो एफ इज इक्वल टू क्यू ई डैश है। ये डैश कैसे हो गया? डैश इसलिए हो गया क्योंकि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, क्योंकि ये पास पास लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड दमदार है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है। तो ये जब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स ही अलग अलग वैल्यू के होंगे तो ये एक दूसरे को
कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनके ऊपर नेट फोर्स आएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स आएगा और नेट टॉर्क तो आएगा ही, वो तो आ ही रहा था पहले भी, इस तरीके से रखा हुआ है। तो ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म है तो पैरेलल भी नहीं हो सकती, तो नॉन यूनिफॉर्म में दोनों ही आ जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कई बार पूछा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, नेट टॉर्क, ये नेट टॉर्क भी होगा, फोर्स भी होगा। ठीक है, नेट फोर्स भी है, नेट टॉर्क भी है, फोर्स भी है, टॉर्क भी। ये तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता इसमें। तो इक्विलिब्रियम इन चार कंडीशन में हुआ, और उन केसेस में क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसा था, यूनिफॉर्म था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है, यानी कि इनके बीच की स्पेसिंग बराबर बराबर है, तो उसमें ये चार केस हमने बनाए। और चार केस में हमने क्या बोला कि चारों ही केसेस में कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो ट्रांसलेटरी है, चारों में ही ट्रांसलेटरी में राइट लगा है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम चारों में। लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम इन दो में नहीं है, इन दो में है। यानी ओवरऑल इक्विलिब्रियम इन दो में है, इन दोनों में ओवरऑल इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये अब बना लें बढ़िया फटाफट, और इसको अपनी भाषा में लिख लिया करें, मैं तो समझा देता हूँ, तुमको जो समझ में आया वो आज अपनी भाषा में लिख लो इसको, ये इसी को नोट्स बनाना बोलते हैं। चलिए लिख ले फटाफट। चलिए मैं नीचे ले रहा हूँ, ये भी लिख लें पॉज दबा के। चलो एक बार फिर से, नीचे लेके एक बार फिर से समझा रहा हूँ शॉर्ट में फटाफट। ठीक है, तुम ही बता देना क्या होगा। केस वन बताएं, केस वन, केस वन में बताएं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट रुका, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डायपोल, प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है। ठीक है, अब तुम पीछे मत देखो, मैं इधर उधर कर रहा हूँ, केस मिक्स कर रहा हूँ। केस टू में बताएं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये डायपोल है। पीछे ना देखें, अपना दिमाग लगा के बताएं। केस थ्री में बताएं, केस थ्री में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल भी ऐसी रखा है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। केस फोर बताएं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल ऐसी रखा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। केस फाइव बताएं, केस फाइव बताएं, उसमें डायपोल रखा है ऐसा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, डायपोल रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, इन चार पांच केसेस में मुझे एक टेबल बतानी है, कंप्लीट करके देनी है तुमको। ये सारे केसेस यूनिफॉर्म के हैं,
चलिए बताएं यहाँ पे। सबसे पहले पहले केस में मैं लिखूंगा केस वन। यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे ही एक लाइन और खींच देता हूँ ताकि एक लाइन मुझे चाहिए थीटा के लिए। ठीक है, तो ये बताएं सबसे पहले थीटा। इन केसेस में थीटा क्या है? चारों पांचों केसेस में थीटा बना दें, केस वन से लेके केस टू केस थ्री। तो सबसे पहले देखो ये वाले में थीटा क्या बनाओगे। अच्छा, मैं तुम सोचो जब तक मैं आगे लिख रहा हूँ। फोर्स नेट, टॉर्क नेट, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे चाहिए थी, उसके लिए मुझे एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ एक और लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी बतानी। ठीक, तो ये इतनी चीज़ों का मुझे ये कंप्लीट करके दो। सोचो सोचो, बनाना चालू करो और क्या। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताएं इसमें थीटा कितना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस लेना है। तो ये फिर इस पे इधर बना लेना, इसमें इधर बना लेना, इसमें इधर बना लेना, इसमें इधर बना लेना, माइनस से प्लस। अब माइनस से प्लस के बीच में इसमें 90 डिग्री का एंगल है। आरी बात समझ में? ये 90 डिग्री का एंगल। इसके अंदर इधर से लेके यूं लोगे तो ये 270 डिग्री का एंगल है। फिर इस वाले केस में पैरेलल है, इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल है। ये एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री का एंगल है। और ये जनरल सी बात है, तो ये जनरल एंगल है थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये एंगल है। अब फोर्स नेट बताओ, क्या इसमें फोर्स नेट 0 है? तो उसमें फोर्स लगा देना। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, तो फोर्स नेट इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस होती है, तो ये वाला माइनस वाला इधर अट्रैक्ट होगा और ये वाला प्लस वाला इधर अट्रैक्ट होगा, तो भी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल होंगे। फोर्स नेट 0 है। इसका इस वाले में ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और इसके नीचे वाले में फोर्स किधर लगेगा? इसके नीचे वाले में फोर्स लगेगा इस साइड, तो ये फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एफ नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वाले में ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस प्लस को धक्का देगा इस साइड फोर्स, और इसका इस साइड फोर्स, ये फोर्स फोर्स से कैंसिल होगा, तो एफ नेट 0 है। इसका प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा तो इधर साइड, और ये माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है, तो अभी इस केस में एफ नेट क्या है? 0 है। क्या ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है? तो उसका मतलब हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है। अब रोटेशनल में देखें, इसमें टॉर्क 0 है क्या? तो नहीं है, टॉर्क 0 नहीं है, क्योंकि बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। इसमें भी मिल गया, तो इसमें भी टॉर्क 0 नहीं है। इसमें टॉर्क 0 है, इसमें टॉर्क 0 है, इसमें टॉर्क 0 नहीं है, क्योंकि इनको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया जो अपन ने निकाला था उस दिन, पी साइन थीटा करके। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया इसके उसके बीच में। ठीक है, स्लैंट नहीं लेते, पर टॉर्क 0 नहीं। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है क्या? तो टॉर्क 0 नहीं है, तो नहीं है। ये भी नहीं है, ये है, ये रोटेशनल में है। ठीक है, और ये वाला भी नहीं है। अब एक में भी फेल हो गया, चाहे इसमें, तो फेल माना जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में है क्या? तो बोले नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं है। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक, अब ये बताया पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम थीटा कितना रखते हो?
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अभी पर ने निकाला ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया माइनस पी कॉस थीटा, सिंपल, माइनस पी कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूले में थीटा रखते जाओ, ये थीटा रखते जाओ। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, कहाँ लिखूँ, उसमें जगह नहीं दिख रही मुझे, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा होता। अब इस फॉर्मूले में तुम थीटा डालते जाओ और पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ 90 डालो, 90 डालो, कॉस 90 जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। फिर 270 डालो, कॉस 270 भी जीरो होता, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, हाँ जीरो होता। उसके बाद जीरो डालो, कॉस जीरो 1 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी हो गई। फिर यहाँ 180 डालो, कॉस 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई, प्लस। फिर यहाँ पे थीटा डालो, तो थीटा डालो तो पोटेंशियल एनर्जी यही हो गई, माइनस पी कॉस थीटा, तो माइनस पी कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो। अब ये बताएं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा, तो ये वाला है ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वाला केस। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पी है पूरी, ये पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पी मैग्नेटिक मोमेंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, नहीं तो तुम पी बराबर पी पोटेंशियल एनर्जी समझो उसको, मैग्नेटिक मोमेंट है यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पी हो गया। तो ये जो पी है ये कैसा है, तो ये वाला मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाली कैसी है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाली कैसी है, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाली भी ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और ये वाला तो कुछ है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उसका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तो है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, तो उसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कैसा होगा भाई, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और ये वाला क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ये कैसे होते हैं, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाया था, 3 एग्जांपल दिए थे, तोता, तोता, भैंस और गाय। तो तोता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, एक बार छोड़ोगे तो हमेशा के लिए भग जाएगा। गाय स्टेबल में वापस जाती है, आ जाती है घर पे, वापस आ जाती है। भैंस कहीं भी चली जाती है, वापस आने की इच्छा नहीं होती है, आगे जाने की भी इच्छा नहीं होती, कहीं भी पड़ी रहती है। ठीक है, तो न्यूट्रल रहती है, उदासीन रहती है, उदासीन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये वाले केस में जब ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, तो ये उदासीन इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, फड़फड़ाने की इच्छा होती है, तो वो तोता बन जाते हैं, तो ये तोता बन जाते हैं, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। और गाय की एनर्जी नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए वो क्या हो जाती है, मिनिमम में चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी से हम स्टेबिलिटी पता करते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी क्या है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी बताओ, तो ये स्टेबिलिटी भी निकाल दी मैंने। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा नोट कर लें, पॉज का बटन दबा दें और नोट कर लें फटाफट। ठीक है, तो तुमको अब ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम कैसे टेस्ट किया जाता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ओवरऑल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद एक चीज़ और कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये भी पता पड़ जाता है अपने को। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, वर्क डन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और एनर्जी स्टोर्ड का हो गया। तो डायपोल यहीं तक है। ठीक है, तो डायपोल वाला केस खत्म हो गया। अब उसके बाद है डायपोल्स, जिसमें इंटरेक्शन ऑफ डायपोल्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आगे आते हैं, लेकिन ये एक मेजर पोर्शन जो है डायपोल का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे।